नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे मिजोरम की पहली महिला प्रमुख के बारे में जिसने 83 साल की उम्र में अंग्रेजों को चुनौती दे डाली थी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में अभूतपूर्व पैमाने पर महिलाओं की सामूहिक भागीदारी देखी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उनमें से कई हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में से भी अनसुनी रह गई, जो स्वतंत्रता के बाद के भारत में लिखी गई हैं। ऐसी ही कहानी है लुशाई हिल्स यानी के वर्तमान के मिजोरम के रुपुयलानी की। यह उस समय की बात है जब अंग्रेज या तो प्रादेशिक विलय या एक के बाद एक प्रांतों पर जबरन सैन्य कब्जे के माध्यम से अपना अधिकार स्थापित कर रहे थे। यहाँ यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मिजोरम को आधिकारिक तौर पर 1952 तक लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। आज मिजोरम में ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का औपनिवेशिक कब्जा पूरा हो गया था। चूंकि सिलहट के पूर्वी बंगाल प्रांत और चट्टगांव हिल्स लुशाई पहाड़ियों की सीमा पर स्थित थे, जिससे वो अब पहले की तुलना में अंग्रेजों के अधिक करीब आ गए थे। बाद में जब यान्दाबू की संधि 1826 के तहत असम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया, तो असम के मैदानी इलाकों से सटे पहाड़ी जिले भी ब्रिटिश अधिकारियों के दायरे में आ गए। लुशाई पहाड़ियों में अंग्रेजों के आने से पहले लोग लाल नामक एक प्रमुख के नियंत्रण में स्वतंत्र इकाइयों यानी गांवों के समूह में रहते थे, जिस पर भूमि और लोगों की सारी शक्ति निहित थी। लाल ने समुदाय और ग्राम प्रशासन के दिन प्रतिदिन के मामलों में सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए उपा नामक बुजुर्ग ने पुरुषों की एक परिषद नियुक्त की। लाल के घर में हुई इस परिषद की आम सहमति से निर्णय लिए जाते थे। गांव के सभी योद्धाओं की राय ने इन फैसलों पर काफी प्रभाव डाला था। बंगाल के विलय के बाद निकटवर्ती पहाड़ियों और ब्रिटिश कब्जे वाले जलों, कछार, सिलहट और चटगांव पहाड़ियों के बीच व्यापार संबंधों का क्रमिक विस्तार हुआ। लुशाई पहाड़ियों की सीमा पर रहने वाले लोग व्यापार और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए लुशाई के क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। हालांकि यह लाल को पसंद नहीं था, जिन्होंने इस क्षेत्र में बाहरी लोगों की घुसपैठ का डटकर विरोध किया था। इस तरह लालों से उनकी राजनीतिक शक्तियां छीन ली गईं। वे अब युद्ध नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के साथ लुशाई संघर्ष का पहला उदाहरण वर्ष 1826 में हुआ, जब सिलहट यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश में लक्कड़हारे के एक समूह पर हमला किया गया, जो क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, लेकिन उन्होंने लाल को सुरक्षा कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। रुपुयलानी की लड़ाई 1892 में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने बावर्स राजनीतिक अधिकारी के नेतृत्व में पूरे लुशाई पहाड़ियों का दौरा किया। उन्होंने सभी लालों से मुलाकात की और उनसे बात की और उनके साथ शांति स्थापित की। लुशाई प्रमुख कभी किसी के द्वारा शासित होने के आदी नहीं थे और वे अपने क्षेत्र पर पूरी ताकत के साथ एकाधिकार रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हर प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा के प्रयास किए। रुपुयलानी की भूमिका अब प्रमुख होती जा रही थी। अंग्रेज चटगांव हिल्स ट्रैक से उन क्षेत्रों के माध्यम से एक सड़क बनाने की योजना बना रहे थे, जो उस समय रुपुयलानी के नियंत्रण में थे और म्यांमार के चिन हिल्स तक फैले हुए थे। लुशाई प्रमुख, जो अभी भी विधवा सरदारों सहित अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर चुके थे, अब एक दुविधा में और औपनिवेशिक सरकार के साथ बातचीत करने और कुछ समायोजन करने के लिए मजबूर थे। रुपुयलानी को इस तरह के कदम के पीछे ब्रिटिश सरकार की मंशा समझ में आ गई थी। वह जानती थी कि उसको गांव को सड़क निर्माण के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आपूर्ति करनी होगी, इसलिए उन्होंने सड़क के निर्माण का कड़ा विरोध किया और अपने अनुयायियों से अंग्रेजों के अधिकार में किसी भी काम में खुद को शामिल करने से दूर रहने का आग्रह किया। उसने उन्हें उनके गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाई। यह मूल निवासियों के बीच अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए गर्व का आह्वान करने के लिए किया गया था, ताकि चर्च के धार्मिक प्रचारक मिशन का मुकाबला किया जा सके। जब ब्रिटिश अधिकारी रुपुयलानी के नियंत्रण में आने वाले गांवों में से एक में करों और मजदूरों को हटाने के उद्देश्य से आए, तो उसने उन्हें सूचित किया कि वो गांव के मालिक हैं और वहां वह किसी भी बाहरी व्यक्ति से अनवांछित घुसपैठ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने यह भी कहा कि वह ना तो किसी आदमी को अंग्रेजों की सड़क निर्माण परियोजना में मजदूर के रूप में काम करने के लिए भेजेगी और ना ही उन्हें
कोई कर देगी। अंतिम सांस तक निडर बनी रही। ब्रिटिश अधिकारियों ने चटगांव जेल में चपरासी के रूप में मां और बेटे दोनों को मासिक पारिश्रमिक और कुछ बुनियादी परिलिब्धियों के साथ नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों के कैदी होने का सदमा रोपुल्यानी के लिए सहना बहुत मुश्किल हो गया था। अपनी कैद के बाद बमुश्किल 2 साल की अवधि के भीतर उसने अंततः 3 जनवरी 1895 को उसी जेल में अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से दस्त से पीड़ित थी और जेल में उचित उपचार से वंचित थी। जब उनका निधन हुआ, रोपुल्यानी 86 वर्ष की थी। जब तक उसे गिरफ्तार किया गया तब तक उसके बाकी बेटे अलग अलग लड़ाइयों में मर चुके थे। रोपुल्यानी को उसके गांव रालवांग में दफनाया गया था। कुछ इस तरह से एक सच्चे देशभक्त की तरह अपनी प्यारी भूमि और देश की रक्षा और रक्षा करने के लिए अपना भरसक प्रयास करने वाली निडर महिला, जिसने अपने जीवन के अंत तक अंग्रेजों का विरोध किया था, उसका जीवन समाप्त हो गया। रोपुल्यानी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के लिए शेष लुशाई प्रमुखों को वश में करना आसान हो गया था, जिसमें से कई की हत्या कर दी गई थी। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की ऐसी ही एक और गौरवमयी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।